So we'll start with gravitational potential. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है बेटा? डेफिनेशन क्या है? पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी किसी चीज की, वही तो पोटेंशियल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? पोटेंशियल। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल is the work done required to bring a unit mass object. Work done required to bring a unit mass object from infinite to the gravitational field. किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इनफाइनाइट से एक यूनिट मास के ऑब्जेक्ट को लेके आना है, तो यूनिट के मास के ऑब्जेक्ट को लाने में जितना वर्क होगा, दैट वर्क विल इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये अर्थ है जिसकी रेडियस है आर ई और मास है एम ई। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे मुझे एक पॉइंट है, इस पे मुझे एक पोटेंशियल फाइंड करना है, आउटर पॉइंट है। बाय डेफिनेशन क्या कहता है कि इनफाइनाइट से एक मास एम नॉट है, इस एम नॉट को यहां से यहां तक लेके आओगे, जो वर्क होगा, एम नॉट यहाँ पे यूनिट मास मान सकते हैं हम लोग, तो जो वर्क होगा दैट वर्क विल इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। किसके इक्वल होगा वर्क? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो जब हम लोग इसको यहां से इधर लेके आ रहे हैं, तो यहां से लाते टाइम पे एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट क्यू पे लेके आ गए आप लोग, जो इसके सेंटर से इनिशियली कितने डिस्टेंस पे है? लेट एक्स डिस्टेंस पे। किस डिस्टेंस है बेटा? एक्स डिस्टेंस पे है। यहाँ पे मास एम नॉट है, ये मास कितना है? एम ही है। तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर डी स्क्वायर लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो एफ ई आएगा, एफ दैट इज जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपके पास फोर्स है, ये इसको इस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब अगर इसी फोर्स के अलोंग आप क्या करते हो, उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हो इस डायरेक्शन में डी एक्स से, तो क्या होगा? वर्क रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन टू डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट बाय डी एक्स इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी डायरेक्शन में कर रहा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो डी डब्ल्यू क्या, जब दोनों डायरेक्शन से है तो डी डब्ल्यू क्या लिखते हैं हम लोग? एफ डी एक्स। क्या लिखते हैं बेटा? एफ डी एक्स। एफ डी एक्स। हमारे पास सब कुछ है। डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ क्या है हमारे पास? जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, एम ई एम नॉट, मास हम लोग एम नॉट ले रहे हैं ना, तो एम नॉट ले ली। नाउ डी डब्ल्यू हमारे पास है, हमें क्या फाइंड करना है? डब्ल्यू फाइंड करना है। तो व्हाट इज द डब्ल्यू? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। इसका इंटीग्रेशन करेंगे नहीं करेंगे? डी डब्ल्यू इक्वल टू जी एम ई एम नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहाँ से लेके आ रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को? इनफाइनाइट से। किस डिस्टेंस तक लेके जाएंगे? आर डिस्टेंस तक। तो लिमिट डालेंगे इन्फिनिटी टू आर, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एम ई एम नॉट तो कांस्टेंट है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, ये होगा। नीचे इसके ऊपर जाएगा, तो अब फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है इसका? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ से क्या आ जाएगा? डब्ल्यू इक्वल टू जी एम ई एम नॉट एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। लिमिट कहाँ से कहाँ है? इन्फिनिटी टू आर। इन्फिनिटी टू आर, ये आप लिमिट डाल दोगे। तो जैसे ही लिमिट डालोगे, पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर ले। क्या कर लें? इस चीज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा? जी
एम ई एम नॉट, ये क्या आ जाएगा, -1 बचेगा, तो -1/x हो जाएगा, x⁻⁻1 को इन्फिनिटी टू आर। पहले कौन सी लिमिट पुट करते हैं बेटा, अपर लिमिट जी एम ई एम नॉट -1/r और -+1/∞। किसी भी नंबर को इन्फिनिटी डिवाइड करो, आंसर कितना आता है, 0। तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी एम ई एम नॉट अपॉन आर माइनस का, ये आपका वर्क आ गया। अब बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए यूनिट मास ऑब्जेक्ट। यूनिट मास ऑब्जेक्ट कैसे निकालोगे, दैट मीन्स V इक्वल टू W बाई एम नॉट, W बाई एम नॉट, तो V P इक्वल टू क्या हो जाएगा, -G एम ई एम नॉट अपॉन एम नॉट, एम नॉट से एम नॉट क्या हो गया, कैंसिल, तो वी पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -G और साथ में R, जी एम ई अपॉन आर। ये तो हो गया किसी भी आउटर पॉइंट पे, किस पे हो गया, आउटर पॉइंट पे। इनर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, सरफेस पे कितना होगा, सरफेस के लिए हमारा आर जो है वो आर ई के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, अर्थ की रेडियस के। तो वी एस इक्वल टू आपका जो आएगा वो आएगा -G m e/r e। और इनर पॉइंट पे आपको लिखा देता हूँ, डायरेक्टली डेरिवेशन नहीं कराता हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में इनर पॉइंट का डेरिवेशन तो है नहीं, कोई फायदा नहीं है डेरिवेशन का। तो सीधा आपको कराता हूँ कि इनर पॉइंट ऑफ पोटेंशियल कितना होगा, वो करा दूँ सीधा, फॉर्मूला लिखा देता हूँ, ठीक है। तो वी इनर जो होगा उसके लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है पता है, -G m e/2r e का क्यूब 3r² माइनस r²। और सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा V एट सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वो होता -3/2 G m e/r e। और ये जो होता है ये -3 या 3/2 ऑफ V सरफेस वो हो सकता है। सेंटर में जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस का 3/2 टाइम्स होता है। कितना होता है सरफेस का, 3/2 टाइम्स। पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्स जो होता है ग्रेविटेशन का हमेशा किसका होता है, अट्रैक्शन का होता है। फोर्स हमेशा कैसा रहता है, अट्रैक्शन का रहता है, इसीलिए जो पोटेंशियल हमेशा क्या आएगा आपका, नेगेटिव। ये आपको डेरिवेशन याद करना है, आउटर पॉइंट वाला, इनर पॉइंट वाले का डेरिवेशन नहीं है, आप सीधा इसको सिंपल फॉर्मूला याद रख सकते हो। फिर इसका ग्राफ भी है, ग्राफ देखो तो आपका इसमें देखो ग्राफ ऐसा बनता है, पोटेंशियल हमेशा क्या आपका नेगेटिव है, तो जो वी सेंटर है वो मैक्सिमम होगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जब देखोगे वी सरफेस तक आओगे तो ग्राफ आपका पैराबोलिक नेचर का होता है। कैसा होता है बेटा, पैराबोलिक नेचर का होता है। और इसके बाद आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो इस टाइप का ग्राफ बनता है आर। अगर मैग्नीट्यूड के साथ लोगे तो ऊपर हो जाएगा। और ये आपका क्या होता है, 3/2 ऑफ वी सरफेस होता है। और इसकी वैल्यू हमने पढ़ी है, ये कितना है, -G m e/r e। ठीक है, ये आपका इसका ग्राफ होता है। यहाँ से ये ग्राफ का नेचर होता है पैराबोलिक, और ये जो ग्राफ का नेचर होता है ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, ये आपका होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, पहले मैंने पोटेंशियल इनर का भी डेरिवेशन कराया था, पर आपके वो सिलेबस में नहीं है, तो इसका भी हम लोग नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सुना है आप लोगों ने, डेफिनेशन पोटेंशियल जैसी सेम है। पोटेंशियल हम लोग क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए यूनिट मास ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए गिवन मास ऑब्जेक्ट। यूनिट क्या लिख देंगे हम लोग, गिवन मास ऑब्जेक्ट। वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए गिवन मास ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनफाइनाइट टू द गिवन पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग जब निकालेंगे, ये एक अर्थ सरफेस है, ठीक है, यहां से निकालना हमारे पास एनर्जी इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे, एक मास m हम लोग कहेंगे, डिस्टेंस r पे, इसकी रेडियस कितनी बेटा, RE है। ठीक है, हमें निकालना कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे। तो बाय डेफिनेशन तो हमारे पास क्या आता है, इन्फिनिट से m नॉट मास को लेके आएंगे, लेके आने में जितना वर्क होगा उतना ही वर्क क्या होगा इसके अंदर, एज ए एनर्जी से लाते टाइम हम किसी पॉइंट Q पे आ गए। ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस लेगा बेटा हम लोग,
सेम डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा बताओ, फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से, F इक्वल टू क्या होगा, सबसे फर्स्ट निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा जी एम ई एम नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वर्क डन कितना होगा, W इक्वल टू क्या फॉर्मूला बेटा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स। अब फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो W इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ को लिख दें जी एम ई एम नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। डब्ल्यू निकालना है, तो डब्ल्यू निकालने के लिए जी एम ई एम तो कांस्टेंट है, वापस वही सेम का सेम डेरिवेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहां से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट क्या ला लेंगे, इन्फिनिटी टू आर, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, जी एम ई एम नॉट, इसका इंटीग्रेशन अभी सोल्व किया था, 1 अपॉन एक्स आएगा, इन्फिनिटी टू आर, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस जी एम ई एम नॉट, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन आर, ये माइनस बाहर ले लिया, तो 1 अपॉन आर प्लस जीरो होगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी करेंगे तो जीरो आएगा, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस जी एम ई एम नॉट अपॉन आर। ये जो वर्क होगा यही क्या होगा, एज ए एनर्जी स्टोर होगा, नहीं होगा, दिस वर्क विल बी स्टोर एज ए एनर्जी। तो U इक्वल टू डब्ल्यू, तो U इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी एम ई एम नॉट अपॉन आर। तो किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लेके आना किसी गिवन मास ऑब्जेक्ट, तो वह क्या होगा, जी एम वन एम टू अपॉन आर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, जी एम वन एम टू अपॉन आर। अब हमारे पास बात करें कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ की सरफेस से h हाइट पे लेके जाते हैं उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी सेव होगी, h हाइट पे लेकर कितनी एनर्जी सेव होगी, जो फॉर्मूला पड़ता है ना मतलब mgh, वो कहाँ से बनता है, वो वाला फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ से देखो कि एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट h हाइट फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो कैसे निकालेंगे, ये अर्थ है, इसके अगर यहाँ पे रहेगा सरफेस पे, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी एट सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस, वो निकाल सकते हैं। हमारे पास मास एम नॉट है यहाँ पे भी, या एम मान लीजिए, इसका मास है एम ई, रेडियस कितनी बेटा इसकी आर है, तो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, पी एट सरफेस क्या होगा, माइनस जी एम ई एम नॉट, या एम ले लो यहाँ पे, अपॉन आर ई। अब इसको यहाँ से h हाइट पे लेके जाओगे, यहाँ से रेडियस डिस्टेंस r बढ़ा देते हैं, अब इसकी यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी एट हाइट माइनस जी एम ई एम अपॉन स्मॉल आर। जो एनर्जी में चेंज होगा वही क्या होगा, इसमें एज ए स्टोर होगा, नहीं होगा बॉडी के अंदर। सो एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी, वो कैसे निकालेंगे आप लोग बताओ। इसको हम लोग चाहो तो ऐसे ले सकते हैं, जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, सरफेस है ना, ये हमारे पास है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, तो पी ई इक्वल टू क्या होगा बताइए, जो सरफेस की एनर्जी होगी, ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी दोनों में से जो डिफरेंस आएगा वही होगा। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल करोगे, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल करोगे, कर दें, तो माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी एम ई एम अपॉन आर ई। ये होगा कि नहीं होगा बताओ, यही होगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं किसी को। तो पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं किससे, हम लोग नॉर्मली यू से लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, किससे लिखते हैं बेटा, यू से लिखते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी ई इक्वल टू यू लिख सकते हैं इसको चाहो तो, जी एम ई एम नॉट कॉमन ले लें, एम कॉमन ले लें, क्या बचा नीचे हमारे पास, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आर ई प्लस एच इंटू आर ई, ये आर ई इधर जाएगा तो माइनस का आर ई और प्लस आर ई प्लस एच, आर ई से आर ई क्या हो गया बेटा कैंसिल, हमारे पास यूनिटी कितनी आई हमारे पास, जी एम ई एम, और नीचे क्या हो गया, इस आर ई कॉमन ले लें यहाँ से बेटा, और एच एच बचा, तो एक आर ई पहले से था, एक आर ई कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर ई का स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस एच अपॉन आर ई।
जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो यू इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। फॉर एच इज वेरी वेरी लेस देन आर ई, एच अपॉन आर ई कैन नेग्लेक्ट। जब इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? एम जी एच अपॉन 1। तो सिंपल बोल सकते हो एम जी एच। ये फॉर्मूला वैलिड कब होता है? ओनली और ओनली स्मॉल हाइट के लिए। अगर आपको बोल दे कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट ऑफ एच इक्वल टू आर ई, यू एट एच इक्वल टू आर ई, तो क्या ये फॉर्मूला लगा दोगे एम जी आर ई? नहीं लगाओगे, ये गलत हो जाएगा। तो यू एट एच अपॉन आर ई क्या होगा? एम जी आर ई अपॉन 1 प्लस आर ई अपॉन आर ई। एच की जगह आर ई लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? हाफ एम जी आर ई। अगर आप लिखोगे एग्जाम के अंदर एम जी आर ई इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो गलत होगा, ये सही करना है, ध्यान रखना। जो एम जी एच फॉर्मूला होता है दैट इज एप्लीकेबल ओनली और ओनली फॉर स्मॉल हाइट। किसके लिए होता है? केवल और केवल स्मॉल हाइट। ज्यादा हाइट है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। तो एनर्जी का समझ में आ गया। अगर दो सिस्टम चार्ज है, सॉरी दो मास पार्टिकल है, तो उसमें बीच में एनर्जी कितनी होगी? जी एम वन एम टू अपॉन आर माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। अब यहां पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री मास पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ नहीं थ्री मास, थ्री मास के लिए क्या होगा? क्या हुआ? थ्री का तय करेगा ना? हाँ, अच्छा चलो कर सिंपल बताता हूँ, तुम्हारा ऐसा कोई खास नहीं है। जब हमारे पास पहले एक मास m1 है, इसको लेके आएंगे। इसको लेके आएंगे m1 को, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा आपके पास अगर ग्रेविटेशनल फील्ड फ्री है। फिर इसके अलोंग दूसरे मास ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा? r12। तो हमारे पास कितनी एनर्जी होगी यहाँ पे? कितनी एनर्जी सेव होगी एनर्जी? या W1 देख लें पास। W1 तो कितना था हमारे पास पहले? अगर देखें W1 तो क्या बनेगा? 0, क्योंकि मास m1 को लाने में हमने कोई वर्क नहीं किया। W2 क्या होगा? इसको लाने में वर्क होगा, तो वो क्या होगा? V1 इंटू हम लोग लिख सकते हैं M2। जो पोटेंशियल होगा उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाता है? एनर्जी मिल जाती है। पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो V1 कितना होगा? माइनस जी एम वन अपॉन R12 इंटू M2। ये आ गया W2। W3 अगर तीसरे मास के पार्टिकल लेके आना इसके पास में, तो ये डिस्टेंस R13 लिख सकते हैं। M3 मास ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस हम लोग R23 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बताओ, लिख सकते हैं। तो W3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे V1 भी रहेगा और साथ में V2 भी रहेगा, और मास M3 को अपन को लेके आना है। दोनों का पोटेंशियल का लॉन्ग वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से W3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? V1 की वैल्यू कितनी होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? तो वो होगी माइनस जी एम वन अपॉन R13। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये भी माइनस में होगा, जी एम टू अपॉन R23। और साथ में हमारे पास M3 है। अब बताओ कितना हो जाएगा आपके पास? W3 इक्वल टू पूरा देखे तो क्या होगा? माइनस जी एम वन एम थ्री अपॉन R13 माइनस जी एम टू एम थ्री अपॉन R23। तो टोटल वर्क कितना हुआ? W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W इक्वल टू कितना होगा? 0 प्लस माइनस जी एम वन एम टू अपॉन R12 प्लस माइनस जी एम वन एम थ्री अपॉन R13 माइनस जी एम टू एम थ्री अपॉन R23। जब पूरा फाइनली सोल्व करेंगे तो W इक्वल टू यू के इक्वल होगा, एनर्जी के इक्वल होगा। तो वो क्या होगा उनके पास? माइनस जी एम वन एम टू अपॉन R12 माइनस जी एम वन एम थ्री अपॉन R13 माइनस जी एम टू एम थ्री अपॉन R23। ये आपका फॉर्मूला बन जाए। तो इसका मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करता है ड्यू टू सिस्टम ऑफ एन मास पार्टिकल, तो भी क्या होगा? सबका एक एक के साथ क्या होता है? कॉम्बिनेशन होगा। पहले m1 से लेके m n तक जाएगा, फिर 2 का n के तक जाएगा। इस तरह सारे कॉम्बिनेशन आपको लेने पड़ते हैं। समझ में आगे बात? ये कंसेप्ट किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, इन दोनों में कोई दिक्कत है किसी को? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है, वो क्या आता है?
एस्केप वेलोसिटी पढ़ा एक, कैप्लर्स लॉ पढ़ेंगे बाद में, पहले पढ़ लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी, तो इसमें क्या है बेटा हमारे पास कि जब हमारे पास किसी भी सिस्टम या मास के पार्टिकल को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड या किसी भी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से इतना एनर्जी दी जाए कि उसकी नेट एनर्जी क्या बन जाए, जीरो बन जाए, और उस ग्रेविटी को क्या कर जाए, वो क्रॉस कर जाए, उस ग्रेविटी को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। तो जब अर्थ की सरफेस हमें एस्केप वेलोसिटी देनी ऑब्जेक्ट को, ये अर्थ है, इसका मास कितना बेटा एम ई, रेडियस कितनी है इसकी आर, इसकी सरफेस से मुझे किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप करना है, क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप करना है। तो यहाँ पे नेट एनर्जी कितनी बन जानी चाहिए, इसकी जीरो बन जानी चाहिए। नेट एनर्जी क्या बननी चाहिए, जीरो। तो वो कैसे बनेगी हमारे पास कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, तभी ऑब्जेक्ट क्या होगा, अर्थ का ग्रेविटी को क्रॉस कर पाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम, और वेलोसिटी आप कौन सी दे रहे हो, एस्केप वेलोसिटी इक्वल दे रहे हो। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हाफ एम वी ई का स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई। तो हमारे पास एम से एम क्या हो गया, कैंसिल, तो वी ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू जी एम ई अपॉन आर ई। तो यहाँ से वी ई इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, रूट टू जी एम ई अपॉन आर ई। कोई समस्या है इसमें? अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वी ई इक्वल टू टू जी एम ई आर ई का स्क्वायर कर दूं नीचे और ऊपर आर ई कर दूं, तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक्सीलरेशन। तो ये आ गया टू जी आर ई। तो अर्थ की सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को अगर एस्केप करना है तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल, सॉरी व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी, दैट इज रूट टू जी आर ई। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी ई की वैल्यू कितनी मिलती है आपको पता है, वी ई इक्वल टू मिलता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपका है एस्केप वेलोसिटी। ये क्या है, एस्केप वेलोसिटी। समझ में आ गई बात, कोई समस्या नहीं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं सैटेलाइट का कंसेप्ट क्या होता है। सैटेलाइट का कंसेप्ट जानते हो क्या होता है, व्हाट इज सैटेलाइट? Satellites are the heavy mass object which revolve around any planet in its fixed orbit। किसी planet के fixed orbit में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, heavy mass objects होते हैं। सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैन मेड होते हैं, जो कोई पर्सन बना के या क्या करते हैं, अर्थ के ऑर्बिट में क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। और आर्टिफिशियल के अलावा नेचुरल में क्या होता है, जो नेचुरली क्या करते हैं, किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। मून जो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। आर्टिफिशियल तो बहुत सारे हैं। इसके बाद हम दो टाइप के सैटेलाइट पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक पढ़ते हैं पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या हो गया कि ऐसे सैटेलाइट जो अपन को लगता है कि स्टेशनरी है, क्योंकि उनका जो रिवॉल्विंग पीरियड होता है दैट इज सेम एज द रिवॉल्विंग पीरियड ऑफ द प्लैनेट। तो प्लैनेट के रेस्पेक्ट में वो क्या लगता है, रेस्ट में लगते हैं। क्या लगते हैं, रेस्ट में लगते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। दूसरा होता है पोलर सैटेलाइट, ऐसे सैटेलाइट जो क्या करते हैं, पोल से होकर पास होते हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्रॉस करते हैं, दैट आर नोन एज दी पोलर सैटेलाइट्स। ठीक है, सैटेलाइट का अलग अलग यूजेज होता है। सबसे पहले बात करें कि सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। हाँ, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कैसे निकालेंगे, जब सैटेलाइट किसी प्लैनेट के सराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये मान लीजिए अर्थ है, मास एम ही है, और इसके अराउंड एक रेडियस के अंदर क्या कर रहा है, एक सैटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रहा है जिसका मास एम है, तो रिवॉल्व करने के लिए जो आपको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द प्लैनेट। तो हमारे पास इसके अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, एफ जी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ सी इक्वल टू एम वी सी का स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो वी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, जी एम ई अपॉन आर। तो वी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा,
√GME अपॉन आर, आर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन गया है, स्मॉल जी, एक्सीलरेशन बन गया ना, तो ये आ गया √GR। और अगर एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो VE हमने पढ़ा था √2GR, अगर कहीं सरफेस से हाइट पे है तो एक्चुअली रेशियो देखे तो क्या आता है, सेम पॉइंट से VE रेशियो VC, √2GR रेशियो √GR, तो √GR से √2 रेशियो 1 आता है। आपको पूछे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एस्केप वेलोसिटी टू ऑर्बिटल वेलोसिटी, दैट इज √2 रेशियो 1 होता है। कितना होता है, √2 रेशियो 1 होता है। ठीक है, एक चीज हम लोग और इसमें देख सकते हैं कि हाइट ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट कितनी होती है, हाइट ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो हाइट कैसे निकालेंगे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की, ये अर्थ है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, इसके सराउंडिंग एक सैटेलाइट जिसकी ऑर्बिटल रेडियस जो है r है, ठीक है। यहां से इसकी हाइट निकालनी है h। तो कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, उससे हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली, क्या निकाली थी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब हम लोगों को अगर निकालना है कि हाइट क्या होगी तो कैसे निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं आप लोग, क्या निकाल सकते हो, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, T इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम पीरियड हमारे पास पता है इसका, तो हम लोग एक बार ये काम करें, T इक्वल टू 2πr, इसकी फॉर्मूला क्या होता है, √GM अपॉन r, ठीक है, ये होता है। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2π, इसको ऐसे लिखते हैं √GM, और ये r ऊपर जाएगा तो r की पावर एक 1 है, और ये ऊपर जाएगा तो 1/2 और हट जाएगा, कितना आएगा हमारे पास, T इक्वल टू 2πr की पावर 3/2 अपॉन √GM। एक चीज यहां से और ध्यान देना, ये सब वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है आपके पास, ये सब वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अगर मैं देखूं तो T जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2 आ रहा है, अगर इसको सोल्व करें तो क्या होगा, T स्क्वायर कर सकते हैं, इसको r³ लिख दें, इसको क्या लिख दें हम लोग, r³ लिख सकते हैं। ये आपका केपलर्स का क्या होता है, थर्ड लॉ भी है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस। ठीक है, ये चीज समझ में आई, हाँ, कौन सा, ये स्क्वायर करोगे ना दोनों साइड तो T स्क्वायर, और ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास, ये तो मैंने प्रूव कराने के लिए बता दिया आपको, अगर हमें टाइम पीरियड दे रखा है तो हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो, इसको अगर सोल्व करें तो इसको ऐसे लिखते हैं, T स्क्वायर इक्वल टू 4π स्क्वायर r की पावर 3 अपॉन GME। तो हमारे पास r इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से देखिए r³ इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, T स्क्वायर GME अपॉन 4π स्क्वायर। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, T स्क्वायर GME अपॉन 4π स्क्वायर की पावर 1/3, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। सब अपने पास इसमें फिक्स कांस्टेंट है, क्योंकि टाइम पीरियड जियोस्टेशनरी कितना होगा अर्थ के लिए, 24 आवर्स का होगा। जब सोल्व करेंगे तो आपका जो r आएगा वो आएगा 42,000 किलोमीटर। कितना आएगा, तो इसका मतलब अर्थ की सरफेस से कितना हुआ, r इक्वल टू पास RE प्लस एच है, इक्वल टू r होता नहीं होता है, तो RE प्लस एच की जो वैल्यू है वो कितनी है, 42,000 किलोमीटर है। तो अपने पास RE की वैल्यू हम लोग नियर बाई में क्या ले सकते हैं, 6,000 किलोमीटर ले सकते हैं, 6400 होती है, नियर बाई क्या ले सकते हैं, 6,000। तो यहाँ पे h इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 42,000 माइनस 6,000, तो आंसर कितना होगा बताओ। तो हाइट जो होती है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की फ्रॉम द अर्थ सरफेस ज्यादा नहीं होती है, कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस होती है। कितनी होती है, 36,000। ये आपका हो गया सैटेलाइट के बारे में थोड़ा बेसिक कंसेप्ट। अब केपलर्स के 3 लॉ है, ज्यादा कोई खास नहीं है। केपलर का पहला लॉ क्या कहता है कि अर्थ विल रिवॉल्व इन ए ऑर्बिटल पाथ और एनी प्लैनेट विल रिवॉल्व इन ए इलिप्टिकल पाथ, ऑर्बिटल नहीं होता, इलिप्टिकल पाथ में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, वो एक स्फेरिकल पाथ में रिवॉल्व नहीं करता, जिसमें इलिप्स के वन ऑफ द फोकस पे क्या रहता है, सन रहता है। वन ऑफ द फोकस पे क्या रहता है,
सन रहता है, तो ये आपका एक इलिप्स है, इस इलिप्स के एक फोकस पे सन रहेगा, मान लीजिए सन यहाँ पे है, तो अर्थ इसके क्या करेगी, इस इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है लगातार, स्फेरिकल पाथ में नहीं करती है। दूसरी चीज हमारे पास इसमें क्या, दूसरा लॉ क्या कहता है कि अर्थ की जो एरियल वेलोसिटी होती है दैट विल बी कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी, मींस इक्वल टाइम के अंदर इक्वल एरिया कवर करती है। अगर यहाँ पे डेल्टा टी टाइम है और एरिया कितना यहाँ पे A1 है, और यहाँ पे दूसरी जगह दूर जाएं, यहाँ पे एरिया आपका A2 है और टाइम डेल्टा टी है, तो इसका मतलब A1 इक्वल टू क्या होगा, A2 होगा। ठीक है, सो dA अपॉन dt भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट। एरिया स्वैपिंग रेट जो होती है ऑलवेज सेम होती है। ये जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे काम करता है। किस पे काम करता है, एंगुलर मोमेंटम हमेशा अर्थ का कांस्टेंट रहता है, तो इसका मतलब mvr, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr इक्वल टू कांस्टेंट होगा। अब यहां पे देखो m तो चेंज हो नहीं सकता किसी प्लैनेट का, v और r की कांस्टेंट है, तो जब r कम होगा मतलब अर्थ की सन से डिस्टेंस कम होगी, तो ज्यादा किसको होना पड़ेगा, v को होना पड़ेगा। v को होना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग लिखते हैं v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r लिख सकते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। जब इसका मतलब प्लैनेट जब सन के पास में होगा तो फास्ट मूव करता है, और प्लैनेट जब सन से दूर है तो स्लो मूव करता है। समझ में आ गई चीज। तीसरा जो लॉ है वो क्या कहता है कि जो अर्थ के कोई भी प्लैनेट का या अर्थ का जो रिवोल्यूशन टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर रिवोल्यूशन रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मींस टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये पूरा कंसेप्ट दिमाग में एकदम फिट हो गया सही से, या कोई समस्या है? तो ये आपका ऑल अबाउट दी ग्रेविटेशन है, इसके अलावा ग्रेविटेशन में कोई चीजें नहीं है। ठीक है, सो बाकी चीजें देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।